तो बुलेटिन में शुरुआत करेंगे मार्केट के अपडेट के साथ। बाजार में आज हाहाकार और कोहराम मचा हुआ है। बिकवाली का दबाव बरकरार है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 663 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 219 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा हाल जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स। हाइलाइट्स तो ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि बाजार का मूड इस टाइम पे बिगड़ा हुआ है। एक पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें बिकवाली का सिलसिला लगातार देखने को मिला है। अगर सेंसेक्स की बात करी जाए, निफ्टी की बात करी जाए तो लगातार यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स आज के सत्र में 663 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। निफ्टी भी 219 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। द सेम टाइम बैंक निफ्टी में 744 पॉइंट्स की हमें कमजोरी देखने को मिली है। यही नहीं बल्कि मिड कैप में तो 1072 पॉइंट्स की गिरावट का सत्र हमें देखने को मिला है। अगर इंडाइसेस की बात करी जाए तो मिड कैप, स्मॉल कैप में सारे इंडाइसेस में ऑलमोस्ट हमें भारी बिकवाली देखने को मिली है। चाहे बात आप बैंकिंग की कर लो, ऑटो की कर लो, पीएससी की कर लो, मेटल की कर लो, सारे ही गिरावट के साथ बंद हुए हैं। लेकिन दो में हमें थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिखाई दी है, वो है एफएमसीजी और साथ ही साथ फार्मा। लेकिन ओवरऑल वीक देखा जाए तो एक गिरावट का वीक तो डेफिनेटली रहा है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हम एक फेस्टिव सीजन में है, बाजार में तो गिरावट है लेकिन लोगों के दिलों में थोड़ी सी रौनक बनी हुई है। कंचन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किन शेयर्स में गिरावट और कहां तेजी देखने को मिली। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के गेनर की कि आज गेनिंग साइड में कौन से थे। नतीजों के लिहाज से भी आज हमें आईटीसी के नंबर्स में थोड़ा सा असर देखने को मिला था, जिसके चलते ये करीबन 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऐसे ही एक्सिस बैंक भी 2%, बीएल में 0.5% की मजबूती दिखी है और एचयूएल में भी करीब करीब 1% की मजबूती का सत्र आज देखने को मिला है। बट एट द सेम टाइम लूजिंग की बात करी जाए और नीचे आप नंबर देख लीजिए कितने बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडसइंड बैंक करीबन 19% की गिरावट आज के सत्र में देखने को मिली है। बीपीसीएल में 5%, अडानी एंटरप्राइजेज में भी करीबन 5%, ऐसे ही श्रीराम फाइनेंस भी 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। अब बात करते हैं मिड कैप के जो बढ़ने वाले शेयर्स थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। मैक्स हेल्थ केयर में 3.5% का अपसाइड रजिस्टर किया गया है। द सेम टाइम सुंदरम फाइनेंस में भी 3.5%, इंडियन होटल्स इनफैक्ट आज 4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं और एकल फाइनेंशियल में भी करीब करीब 2% की मजबूती देखने को मिली है। लूजिंग साइड में सबसे पहले नाम आता है पूना वाला फाइनेंस का, जहां पे हमें करीबन 17% की कमजोरी देखने को मिली है। पतंजलि फूड्स में 7%, एचपीसीएल में 8% और साथ ही साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी में भी हमें करीबन 8% की कमजोरी देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो जो लूजिंग साइड के स्टैट्स हैं वो काफी बड़ा नंबर लेके बैठे हुए हैं। बुल को बियर्स जो है सीधी तरीके से इस हफ्ते पछाड़ते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ के मुताबिक बाजार में पैनिक नहीं है, बाजार में बहुत बड़ी गिरावट भी नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता इसको पैनिक कहा जाएगा, बिकॉज अभी भी हम केवल 7-8% की टॉप से डाउन है फॉर मिड कैप इंडेक्स, फॉर निफ्टी आल्सो 6-7%. Yes, there has been some accelerated fall in some of the overbought and overhyped sectors which have done exceedingly well in the last 2 years. तो वहाँ पे थोड़ा करेक्शन जरूरी था होना। अब उसका कोई टाइमिंग प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। बस हमने देखा है कई बार, हमारे पिछले कन्वर्सेशंस में भी आपको बोला था कि मिड कैप स्मॉल कैप के जो वैल्यूएशंस है बहुत प्रीमियम पे है। मतलब मिड कैप इंडेक्स भी ही 35 हो गया था, विच वाज एट 60% प्रीमियम टू निफ्टी। विद इन दैट कुछ सेक्टर्स के पी 70-80 हो चुके थे और उतना अर्निंग्स में पेस दिख नहीं रहा है। तो थोड़ा बहुत ये करेक्शन जरूरी भी था। वैल्यूएशंस को थोड़ा सा सैनिटी पे ले आएगा ये। और ऑफ कोर्स ये बात तो है कि FY25 के अर्निंग्स बहुत सॉफ्ट है। हमारा ये साल का अनुमान केवल 7% अर्निंग्स ग्रोथ का है। पहली बार हमने 4% अर्निंग्स कट भी देखा है इस बार। हालांकि वो 4% अर्निंग्स कट 80% उसमें से केवल 4 कंपनीज के वजह से आया है, बट फिर भी 7% अर्निंग्स ग्रोथ ऑन अ फुल ईयर FY25 बेसिस विल बी द फर्स्ट सिंगल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इन 5 years. तो काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत ये मार्केट को लाइट करेगा। जो एकदम रिलेंटलेस एकदम लीनियर तरीके से मार्केट बढ़ रहा था, करेक्ट होना बहुत जरूरी था और ये काफी अच्छी बात है कि थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ रहा है। तो बाजार में क्यों मचा है हाहाकार और रिटेल निवेशकों को इस बाजार में क्या करना चाहिए, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
चालू कारोबारी साल में 7% की जीडीपी ग्रोथ हासिल करना चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनियों की दूसरी तिमाही के नतीजों ने वित्त मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जो 7% की ग्रोथ हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, कितना चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रहा है और वजह क्या है? देखिए, यहाँ पे जो मुझे वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब आज के हालात में 7% का जीडीपी ग्रोथ रेट होना चालू कारोबारी साल में उनको थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। और ये चुनौती जो आ रही है, चुनौती सबसे ज़्यादा आ रही है कंजम्पशन के मोर्चे पे, यानी खपत के मोर्चे पे। आपने देखा शेयर बाज़ार में जो चिंता हुई, ताज़ा चिंता, वो ये थी कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां हैं उन्होंने कहा अपने कमेंट्री में कि हमारे यहाँ डिमांड कम हो रहा है और ख़ास तौर से अर्बन शहरी इलाकों से मांग कम हो रही है और कितनी जल्दी सुधरेगी उसकी उम्मीद नहीं दिख रही है। तो ये बातें सरकार को भी चिंतित कर रही हैं कि अर्बन इलाके में, शहरी इलाकों में डिमांड कम है तो ये एक जीडीपी ग्रोथ को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। दरअसल जीडीपी ग्रोथ को का हिसाब लगाने में 4 फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक होता है कंजम्पशन, जो आपको बताया कि उस पर काफ़ी ज़्यादा रुकावट है। दूसरा होता है एक्सपोर्ट, तीसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, चौथा होता है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर भी देखें तो वहाँ भी लगातार गिरावट है, तत्काल उसमें बहुत तेज़ी आएगी इसकी भी संभावना नहीं दिख रही है। तीसरा फैक्टर होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर निजी कंपनियां करती हैं अपने विस्तार योजनाओं को लेकर के। तो वहाँ भी जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरा है, वहाँ भी एक सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। अब रहा चौथा फैक्टर, वो है आपको सरकार की तरफ से होने वाला खर्च। ये बढ़ रहा है, सरकार बढ़ा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार भी मानती है कि 4 फैक्टर में से सिर्फ एक फैक्टर के सहारे हम जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को बहुत आगे तक नहीं ले जा सकते। इसलिए 7% के ग्रोथ टारगेट को पाना थोड़ा सा उनको चुनौतीपूर्ण लग रहा है। यहाँ बताना ज़रूरी है कि आर्थिक सर्वे में 6.5 से 7% ग्रोथ का अनुमान दिया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे आगे कदम बढ़ाते हुए 7.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया था। लेकिन अब जैसा कि बताया कि वित्त मंत्रालय खुद शंका हो रही है कि शायद 7% पूरा कर पाए या ना कर पाए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं कि जुलाई में टैरिफ बढ़ाने के बाद टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर कम होना जारी है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने जुलाई में करीब 82 लाख ग्राहक गंवाए हैं। तो किसे फायदा हुआ है और किसने सब्सक्राइबर को गंवाया है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। तो असीम, जानना चाहेंगे कि जुलाई में जो टेलीकॉम डेटा है वो कैसा रहा है? जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने अपनी मोबाइल दरों में बढ़ोतरी की थी। ये बढ़ोतरी पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों के अंदर हुई थी। टेलीकॉम कंपनियों ने अपने टैरिफ 10% से लेकर के 25% तक बढ़ाए थे। तो इस बढ़ोतरी का असर सीधे सीधे उनके ग्राहकों के ऊपर दिख रहा है। उनके ग्राहकों की संख्या कम होने लगी है। जुलाई में भी टेलीकॉम कंपनियों ने ग्राहक गंवाए थे और अब ट्राई ने अगस्त महीने का डाटा जारी किया है। अगस्त में भी टेलीकॉम कंपनियों ने 82 लाख ग्राहक गंवाए हैं। सबसे पहले भारतीय एयरटेल ने 24 लाख, वोडाफोन आइडिया ने 18 लाख और रिलायंस जियो ने करीबन 40 लाख ग्राहक गंवाए हैं। इस टैरिफ में बढ़ोतरी का फायदा सरकारी कंपनी बीएसएनएल को सबसे ज्यादा हुआ है। बीएसएनएल लगातार ग्राहक जोड़ रही है। अगस्त के अंदर कंपनी ने 25 लाख नए ग्राहक बनाए हैं। इतना ही नहीं, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मांग में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जुलाई में करीबन 1,36,00,000 लोगों ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन किया था, जबकि अगस्त में यह डाटा बढ़ करके 1,46,00,000 हो गया है। इसका यह मतलब है कि जिन भी लोगों के पास पहले 2 सिम थे, अब टैरिफ बढ़ने के बाद वो अपने 1 सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सस्ते ऑपरेटर है उसके ऊपर अपना नंबर पोर्ट कर रहे हैं। आगे भी ये ट्रेंड टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी रह सकता है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, नितिन राउत जैसे दिग्गजों के नाम शामिल है। पार्टी ने नागपुर दक्षिण पश्चिम से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ प्रफुल्ल गुड्डे को उतारा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 5 एससी और 3 जो एससी उम्मीदवार हैं वो इसमें शामिल है। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी
एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी के बीच 85-85 सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है, जबकि 18 सीटें एमवीए की छोटी पार्टियों के लिए छोड़ी गई हैं और इसके अलावा 15 सीटों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। एमवीए की इन बड़ी पार्टियों ने अब तक 158 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें शिवसेना उद्धव के 65 नाम और एनसीपी शरद के 45 नाम शामिल हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने बांद्रा सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिशान 25 अक्टूबर को कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए थे। जिशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने और महाविकास अघाड़ी ने जिशान की सीट शिवसेना यूबीटी को दे दी है। जिशान सिद्दीकी से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। आप खफा है क्योंकि कांग्रेस ने जो है आपको टिकट नहीं दी, वो सीट जो है छोड़नी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस की सीट थी, वहां पर वरुण सरदेसाई को शिवसेना ने उतारा है, जबकि आपको सपोर्ट करना चाहिए था क्योंकि आपके फादर जो है बाबा, वो इतने सालों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है। देखिए, महाविकास आघाड़ी का तो हमेशा से एक पहल रही है कि वो लोगों के साथ खेल खेलती है, मेरे साथ भी खेल खेले। मगर दुख इस बात का है कि इस कठिन समय में भी उन्होंने मेरे साथ खेल खेले। मगर ठीक है, जनता जवाब देगी, वोटों के द्वारा जवाब देगी। और मैं क्या ही कहूँ, हमने 5 साल बहुत काम किया है बांद्रपुर में और कांग्रेस ने अपनी सिटिंग सीट शिवसेना उबट्टा को प्रेशर में आके दी है। ये कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी हार है और कैडर के लिए हार है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नॉमिनेशन फाइल किया। फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस ने प्रफुल्ल गुड्डे को टिकट दिया है। पर्चा दाखिल करने के बाद फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार के काम के आधार पर जनता उन्हें दोबारा चुनेगी और महाराष्ट्र में फिर से महायुति की सरकार बनेगी। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धनतेरस पर किस तरह से ऑफर्स और डिस्काउंट्स दे रहे हैं ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धनतेरस से पहले सोने के दाम रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन आप इस मौके पर सोने और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस पर 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। साथ ही इस मौके पर कई ज्वेलर्स 50,000 से ऊपर की शॉपिंग पर सोने का सिक्का भी दे रहे हैं। देखिए धनतेरस पर ही स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। धनतेरस अब कुछ ही दिन दूर है और इस मौके पर हर कोई अपनी जरूरत, पसंद या फिर शगुन के तौर पर सोने की खरीदारी करता है और यही मौका होता है ज्वेलर्स के लिए भी कि बड़ी संख्या में ग्राहकों को आकर्षित करें। और इस बार अगर धनतेरस की बात करें तो कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट बाजार में मौजूद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याण ज्वेलर्स पर और यहाँ पर खास तौर पर धनतेरस के लिए कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। अगर गोल्ड प्लेन ज्वेलरी की बात करें तो यहाँ पर 30 से 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है मेकिंग चार्जेस पर। उसके अलावा अगर आप इस तरह की टेम्पल या फिर एंटीक, जो कि प्रीमियम ज्वेलरी सेगमेंट में आता है, इस तरह की ज्वेलरी खरीदते हैं तो इस पर आपको मेकिंग चार्जेस पर 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो इसको लेकर भी खास कलेक्शन लॉन्च किया गया है। अभी आप जो ज्वेलरी का पूरा कलेक्शन देख रहे हैं ये हैवी वेट ज्वेलरी का है, क्योंकि धनतेरस के बाद ही शादियों का भी सीजन शुरू हो जाता है और यही वजह है कि लाइट वेट ज्वेलरी के साथ साथ जो हैवी वेट ज्वेलरी है उसको लेकर भी खास कलेक्शन ज्वेलर की तरफ से लॉन्च की गई है। तो अब मैं आ गई हूँ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के एक शोरूम में, जहाँ पर धनतेरस के लिए कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट है। खास तौर पर अगर इन ऑफर्स की बात करें तो इनकी शुरुआत भी हो गई है। क्या कुछ है इसमें तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के किसी भी शोरूम में जब आप जाएंगे और 50,000 से ऊपर की
अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं या फिर डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो उस पर आपको एक तोहफे के तौर पर गोल्ड कॉइन दिया जाता है। अगर आप 50,000 रुपए तक की गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो साथ में आपको 200 मिलीग्राम का गोल्ड कॉइन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 50,000 रुपए की रेंज में ही कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं तो इसमें आपको 400 मिलीग्राम का गोल्ड कॉइन दिया जाएगा। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप गोल्ड कॉइन नहीं लेना चाहते हैं तो आप उसकी जो वैल्यू है वो अपने टोटल बिल में रिडीम करवा सकते हैं, उससे डिडक्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर शॉपिंग करते हुए कुछ कस्टमर्स भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से वो ऑफर्स और डिस्काउंट का फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने पहले से ही डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स स्टार्ट कर दिए थे, सो आई जस्ट थॉट कि मतलब आई जस्ट गो शॉप, सो दीज आर द थिंग्स दैट आई एम गेटिंग। क्या कुछ लिया है आपने? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्ड का नेकलेस, गोल्ड की मांग टीका, गोल्ड का ईयर रिंग्स है, ये नथ है, ये मंगलसूत्र है। लोग एक अच्छा मौका मानते हैं धनतेरस के मौके पर सोने की खरीदारी करना, और साथ ही साथ वेडिंग सीजन की भी शुरुआत हो गई है और कस्टमर्स भी आने लग गए हैं। ओवरऑल इस बार अगर मार्केट की बात करें तो ज्वेलर्स को उम्मीद है कि इस बार जो सेल रहेगी वो पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो धनतेरस और दिवाली के लिए बाजार सज चुके हैं और इसी पर ही आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम धनतेरस, दिवाली, सोने चांदी वाली 4:27 पर। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आज प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक निवास पर मुलाकात की। पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। बैठक में रक्षा, व्यापार और क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दों के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर भी खास बातचीत की गई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि इस दुनिया में हमें मित्रों और सहयोगियों की आवश्यकता है जैसे भारत और जर्मनी है। बता दें कि ओलाफ भारत में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। कुछ अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद वो कल गोवा के लिए रवाना होंगे। अब अपडेट दाना तूफान का। कल देर रात साइक्लोन दाना उड़ीसा में पुरी के तट से टकराया। फिलहाल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश जारी है। तूफान के टकराने के बाद से उड़ीसा के कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। साइक्लोन को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण और पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा असर की संभावना है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं कि डीजे का शोर जानलेवा भी हो सकता है? कितनी आवाज में आपकी सेहत खतरे में पड़ सकती है? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। डीजे वाले बाबू धीमे बजाओ।